आज के इस गहन विश्लेषण में हम उस परिदृश्य पर रोशनी डालने वाले हैं जो सचमुच में भारत की नींव है। मेरा मतलब है भारतीय पठार। बिल्कुल, हमारी नींव। तो आज का मिशन बस ये समझना है कि कैसे इस प्राचीन और आग से जन्मे भूभाग ने हमारे देश का भूगोल, कृषि, उद्योग और हजारों साल पुरानी संस्कृति को आकार दिया है। ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है ना। अक्सर लोग पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों की बात करते हैं या फिर गंगा के हरे भरे मैदानों की चर्चा होती है। हाँ, वो तो है। और ये जो विशाल भारतीय पठार है, ये कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में छिप सा जाता है। लेकिन भूविज्ञान के नज़रिए से देखा जाए ना, तो ये पठार कोई साधारण ज़मीन का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये असल में वो ठोस आधार है जिस पर पूरा प्रायद्वीप टिका हुआ है। मतलब ये एक ऐसी तिजोरी है जिसमें देश की सबसे मूल्यवान संपदा बंद है। क्या बात है। इसे समझे बिना भारत के अस्तित्व को समझना लगभग असंभव ही है। तो इस शानदार परिदृश्य की कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके जन्म की प्रक्रिया को देखते हैं। बिल्कुल। अगर भारत के नक्शे पर नजर डाली जाए तो इस पठार की सीमाएं प्रकृति ने खुद बहुत ही स्पष्ट रूप से खींची हैं। इसके उत्तर पश्चिम में पुरानी और घिसी हुई अरावली पर्वतमाला खड़ी है और उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां इसे घेरती हैं। सही कहा। पश्चिम में पश्चिमी घाट की ऊंची दीवारें हैं और पूर्व में पूर्वी घाट की श्रृंखलाएं हैं। और मैंने पढ़ा था कि ये पूरा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल उठता है। जब हम गोंडवाना कहते हैं तो इसका असल में क्या मतलब है? ये आज के भारत से कैसे अलग था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का भूगोल हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। अच्छा, पैंजिया। हाँ, फिर ये पैंजिया दो बड़े हिस्सों में टूट गया। उत्तरी हिस्सा लोरेशिया कहलाया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना। अब गोंडवाना में आज का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अपना भारतीय प्रायद्वीप शामिल था। रुको, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस जमीन पर आज हम बैठे हैं वो कभी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई थी? बिल्कुल, एकदम सही। और यही बात इस पठार के भूविज्ञान को इतना खास बनाती है, क्योंकि यह बहुत ही पुरानी और स्थिर चट्टानों से बना है। लेकिन अगर ये इतना स्थिर था तो फिर क्रिटेशियस काल में इतने बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हो गए? क्रिटेशियस काल मतलब आज से करीब 6-7 करोड़ साल पहले का समय है ना? हाँ, लगभग उसी समय। ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और विशाल चट्टानों की वो सीढ़ीनुमा स्थलाकृति बना दी जिसे ट्रैप कहा जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार भौगोलिक घटना थी। जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी ना, तो ये समुद्र के नीचे एक ऐसे क्षेत्र के ऊपर से गुजरी जिसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट? हाँ, ये पृथ्वी के मेंटल से निकलने वाले अत्यधिक गर्म मैग्मा का एक केंद्र था। बस कल्पना कीजिए कि एक प्लास्टिक की प्लेट को किसी जलती हुई मोमबत्ती के ठीक ऊपर से धीरे धीरे खिसकाया जा रहा हो। ओहो। तो वो मोमबत्ती की लौ उस प्लेट को नीचे से पिघला देगी। अरे पड़ गई और उन दरारों से तरल लावा बहुत बड़े पैमाने पर बाहर बहने लगा। ये कोई एक दिन या एक साल की घटना नहीं थी। हाँ, जाहिर है। लाखों सालों तक ये लावा परत दर परत जमता ही गया। सच बताऊं तो इसे सुनकर मुझे हमेशा एक बहुत बड़े कई परतों वाले लावा केक की याद आती है। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा लावा केक हो जो समय के साथ धीरे धीरे ठंडा और कठोर हो गया हो। यह बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? लावा की हर नई परत पुरानी परत के ऊपर बिछती गई और क्योंकि वो अलग अलग समय पर ठंडी हुई, इसलिए किनारों पर सीढ़ियों जैसी आकृति बन गई। और इसी सीढ़ी को स्वीडिश भाषा में ट्रैप कहा जाता है, इसीलिए इसे डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। बिल्कुल। और ये भूगर्भीय घटना केवल जमीन का आकार ही नहीं बदल रही थी, बल्कि ये भविष्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी और अनमोल खनिजों की रासायनिक नींव भी रख रही थी। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पठार एक जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें काफी विविधता है। अपनी भौगोलिक भिन्नताओं और संपदा के कारण इसे मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। अगर इन तीनों को देखा जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत ही सफल टीम के 3 अलग-अलग सदस्य हों जो मिलकर पूरे देश को चला रहे हैं। अरे वाह, ये टीम वाला विचार बहुत दिलचस्प है। तो इस टीम के पहले सदस्य के बारे में आपका क्या ख्याल है?
तो पहला सदस्य है मालवा का पठार। इसे भारत का हृदय कहा जाता है। इस टीम में ये उस मेहनती किसान की तरह है जो पूरे देश का पेट भर रहा है। बिल्कुल सही तुलना है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है काली मिट्टी, जिसे रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। इसी मिट्टी की वजह से मध्य प्रदेश आज गेहूं का भंडार बना हुआ है, और कपास व सोयाबीन की खेती के लिए तो ये सच में वरदान है जी। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जो करीब 881 मीटर ऊंची है। लेकिन एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि कठोर ज्वालामुखी लावा इतनी उपजाऊ मिट्टी में कैसे बदल गया। देखिए, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये सब समय और मौसम का खेल है। लाखों सालों तक जब उन कठोर बेसाल्ट चट्टानों पर बारिश हुई, हवाएं चलीं और धूप पड़ी ना, तो वे चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगीं। अपर्दन हुआ उनका। हाँ, बेसाल्ट में लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण टूटने के बाद इसका रंग काला हो जाता है। तो क्या इसका रंग ही इसकी उपजाऊ होने का मुख्य कारण है? नहीं, रंग तो सिर्फ एक संकेत है। असली जादू इसकी रासायनिक संरचना में छिपा है। इस मिट्टी में मॉन्ट मोरेलोनाइट नाम का एक क्ले होता है, मिट्टी का एक विशेष प्रकार। अच्छा। इसकी खासियत यह है कि ये पानी को बिल्कुल स्पंज की तरह सोख लेता है। जब बारिश होती है ना, तो ये मिट्टी फूल जाती है और नमी को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखती है। क्या बात है। और जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा सीधे मिट्टी के अंदर तक चली जाती है। इसे प्राकृतिक जुताई भी कहते हैं। यही कारण है कि ये कपास जैसी फसलों के लिए इतनी बेहतरीन मानी जाती है। प्रकृति ने खुद ही खेती का पूरा इंतजाम कर रखा है ना। खैर, अब इस टीम के दूसरे सदस्य की ओर चलते हैं, विशाल दक्कन का पठार। ये टीम की वो मजबूत बुनियाद है जो सबको अपने ऊपर साधे हुए है। बिल्कुल, ये आधार है। ये आकार में इतना बड़ा है कि इसे प्राइवीपीय कोर माना जाता है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों यानी बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो 2695 मीटर की ऊंचाई पर लगभग बादलों को छूती है। और दक्कन के पठार की ये विशालता और कठोरता ही है जिसने भारतीय प्रायद्वीप को एक जबरदस्त भूगर्भीय स्थिरता दी है। मतलब ये एक ऐसी ढाल है जिसने इस पूरे क्षेत्र को बड़े भूकंपों से काफी हद तक बचा कर रखा है। सही कहा। और अब आता है टीम का तीसरा और शायद सबसे अमीर सदस्य, छोटा नागपुर का पठार। हाँ, खनिजों का भंडार। अगर मालवा किसान है और दक्कन बुनियाद है, तो छोटा नागपुर एक उद्योगपति या खनिक है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर क्षेत्र, जर्मनी वाला। हाँ बिल्कुल, जर्मनी का रूर क्षेत्र अपने खनिजों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और उससे तुलना करना ही बताता है कि भारत के लिए ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है। दामोदर घाटी के झरिया और बोकारो में कोयले के अथाह भंडार हैं। नुमोमुंडी में उच्च कोटि का लौह अयस्क मिलता है। कोडरमा अभ्रक यानी माइका के लिए जाना जाता है, और जादूगुड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो 1164 मीटर ऊंची है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? कोयला तो पेड़ों और जंगलों के दबने से बनता है ना? और यूरेनियम या लोहा तो पृथ्वी के गर्भ से आता है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें एक ही जगह पर कैसे मिल सकती हैं? इसमें छिपा है। लाखों साल पहले गोंडवाना के समय में दामोदर घाटी के इस क्षेत्र में विशाल और बहुत घने जंगल हुआ करते थे। टेक्टोनिक हलचलों के कारण वे पूरे के पूरे जंगल जमीन के नीचे धंस गए। बाप रे, पूरे जंगल? हाँ, और समय के साथ पृथ्वी की गर्मी और भारी दबाव के कारण वे दबे हुए जंगल कोयले में बदल गए। अच्छा, तो कोयला इस तरह बना, लेकिन बाकी खनिज कहाँ से आए? बाकी खनिजों की कहानी ज्वालामुखी और मैग्मा से जुड़ी है। देखिए, जब पृथ्वी के नीचे हलचल होती है तो कई बार मैग्मा सतह तक नहीं आ पाता, बल्कि चट्टानों के बीच की दरारों में ही ठंडा होकर जम जाता है। अंदर ही अंदर? बिल्कुल। और इस मैग्मा में लोहा, यूरेनियम और तांबे जैसे तत्व घुले होते हैं। करोड़ों सालों की इस लंबी प्रक्रिया ने छोटा नागपुर को एक ऐसा अनोखा क्षेत्र बना दिया जहां जैविक संपदा मतलब कोयला और धात्विक खनिज जैसे लोहा और यूरेनियम दोनों एक ही जगह पर मिल गए। सच कहूं तो बिना छोटा नागपुर के कोयले और लोहे के भारत में आधुनिक उद्योगों या बिजली घरों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो तय है। वैसे नदियों ने केवल भूगोल को ही नहीं तराशा, बल्कि उन्होंने ये भी तय किया कि मानव सभ्यताएं कहाँ फलेंगी फूलेंगी। इन विशाल चट्टानों और उपजाऊ मिट्टी को जीवन देने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता होती है ना?
और वो काम करती हैं यहाँ की नदियाँ। पानी ही जीवन है। इस पठार का जल प्रवाह वृक्षाकार या डेंड्राइटिक प्रणाली का है। मतलब अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखाई देता है। जी, मुख्य नदी और उसकी ढेरों सहायक नदियां। लेकिन एक ही पठार पर इन नदियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है? मतलब उत्तर की ओर बहने वाली नदियां जैसे चंबल और बेतवा उत्खात भूमि या बहुत गहरे बीहड़ों का निर्माण करती हैं। हाँ, बीहड़। वहीं दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी समृद्ध और उपजाऊ डेल्टा बिछाती हैं। एक तरफ नदियां जमीन को काटकर खूंखार बीहड़ बना रही हैं और दूसरी तरफ वही पानी उपजाऊ मैदान बना रहा है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो पानी का व्यवहार हमेशा उस जमीन की ढलान और वहां की मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है। उत्तर की ओर जहां चंबल बहती है, वहां का भूगोल थोड़ा अलग है। वहां ऊपरी मिट्टी थोड़ी मुलायम और भुरभुरी है, जबकि उसके ठीक नीचे की चट्टानें बहुत ही कठोर हैं। अच्छा, तो पानी अंदर नहीं जा पाता। बिल्कुल। जब मॉनसून में बारिश का पानी तेजी से ढलान की ओर बहता है, तो वो ऊपरी मुलायम मिट्टी को बहुत गहराई तक काट देता है। इसे अंग्रेजी में गली एरोजन या हिंदी में अवनालिका अपरदन कहते हैं। चूंकि नीचे की चट्टान पानी को सोख नहीं पाती, इसलिए पानी तेज धार बनकर मिट्टी को चीरता हुआ निकल जाता है, जिससे वो गहरी खाइयां और बीहड़ बन जाते हैं। ओहो, और यही वजह है कि चंबल के वे बीहड़ ऐतिहासिक रूप से डाकुओं और बागियों की छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह माने जाते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब प्रकृति ने ही एक ऐसी भूल भुलैया बना दी थी जहां छिपना बहुत आसान था। सही कहा। भूगोल कैसे इतिहास को प्रभावित करता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी तरफ जब हम दक्षिण और पूर्व की बात करते हैं तो पठार का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक एक बहुत लंबी यात्रा तय करती हैं। तो जाहिर है वो अपने साथ बहुत सारा मलबा और मिट्टी बहा कर लाती होंगी। एकदम सही, वे अपने साथ भारी मात्रा में गाद बहा कर लाती हैं। जब ये नदियां अपनी लंबी यात्रा पूरी करके समुद्र से मिलने वाली होती है ना, तो जमीन समतल होने के कारण उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। दबाव कम हो जाता है। हाँ, और पानी में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो उस भारी गाद को समुद्र तक धकेल सके। इसलिए वो गाद नदी के मुहाने पर ही बिछने लगती है और नदी कई छोटी छोटी जलधाराओं में बट जाती है। इसी से उन विशाल और बहुत ही उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण होता है। जहां डेल्टा बना, वहां खेती अच्छी हुई और घनी आबादी बसी, और जहां बीहड़ बने, वहां का जीवन हमेशा कठोर और चुनौतीपूर्ण ही रहा। ये बहुत ही तार्किक है। और देखिए, जहां नदियां, उपजाऊ जमीन और भूगोल मिलते हैं, वहीं इंसानी संस्कृति जन्म लेती है। ये पठार केवल खनिजों का भंडार या खेती की जमीन नहीं है। ये प्राचीन आस्थाओं और बेजोड़ कला का एक विशाल कैनवास भी है। बिल्कुल, हमारी सांस्कृतिक धरोहर। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो मालवा क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मिलती हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में जहां एक तरफ खदानें हैं, वहीं पारसनाथ की चोटी पर पवित्र जैन मंदिर भी स्थित है। और अगर विशाल दक्कन के पठार की ओर चलें तो वहां अजंता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली गुफाएं और हम्पी की अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है। मुझे तो ये सोचकर ही विस्मय होता है कि जिन कठोर बेसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्माण लाखों करोड़ों साल पहले उबलते हुए लावे से हुआ था, हाँ। उन्हीं पत्थरों को इंसानों ने अजंता और हम्पी जैसी खूबसूरत, जीवंत और बहुत ही बारीक कलाकृतियों में बदल दिया। ये सच में इंसानी जिद और कला का एक बेजोड़ नमूना है। भूविज्ञान और संस्कृति कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं। अजंता की गुफाओं को ही ले लीजिए, उन्हें उन्हीं डेक्कन ट्रैप्स की कठोर बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत ही इनकी स्थिरता है। मतलब अगर ये चट्टानें इतनी मजबूत न होती तो क्या होता? सोचिए, अगर वहां बेसाल्ट की जगह बलुआ पत्थर जैसी कोई मुलायम चट्टान होती, तो शायद हवा, पानी और समय की मार से वो अब तक नष्ट हो चुकी होती। आज हजारों साल बाद भी जो मूर्तियां और भित्ति चित्र हमें इतने सुरक्षित दिखाई देते हैं, वे बेसाल्ट की उसी कठोरता के कारण ही तो हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसी तरह हम्पी के शानदार मंदिर वहां के स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों से बने हैं
और ग्रेनाइट को काटना ना लोहे को काटने जैसा मुश्किल काम है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है कि प्रकृति जो सामग्री देती है, मानव सभ्यता उसी के अनुसार अपना इतिहास गढ़ती है। मजबूत चट्टानों ने कला को स्थायित्व दिया और इस तरह भारतीय पठार का भूविज्ञान सीधे तौर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का रक्षक बन गया। निसंदेह इस पठार की हर परत में कहानी छिपी है, चाहे वो गोंडवाना के टूटने का भूगर्भीय इतिहास हो, खनिजों के बनने की वो लंबी प्रक्रिया हो, या फिर हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता के निशान हो। हमने आज इस चर्चा में सच में बहुत कुछ कवर किया है। हमने देखा कि कैसे क्रिटेशियस काल के हिंसक ज्वालामुखी विस्फोटों ने डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण किया। फिर हमने समझा कि कैसे मालवा की काली मिट्टी कपास और गेहूं की खेती को संवार रही है, कैसे दक्कन का पठार पूरे प्रायद्वीप को एक स्थिरता दे रहा है, और कैसे छोटा नागपुर के अपार खनिज देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहे हैं। और नदियों का भी अहम रोल रहा। हाँ, नदियों के वृक्षाकार फैलाव ने डेल्टा और बीहड़ बनाए, और इन्हीं प्राचीन चट्टानों के सीने पर बाघ, अजंता और हम्पी जैसी सांस्कृतिक धरोहरें उकेरी गईं। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय पठार सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और समय द्वारा तराशा गया एक मास्टरपीस है। और इसे गहराई से समझना असल में भारत को उसके मूल रूप में समझने के बराबर है। जो जमीन आज हमें इतनी शांत दिखती है ना, उसने अतीत में बहुत उथल-पुथल देखी है। और इसी उथल-पुथल से जुड़ा एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को गौर करना चाहिए। वो क्या? आज हमने जाना कि क्रिटेशियस काल के भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस पूरे परिदृश्य और डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण किया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस समय पृथ्वी पर यह महाविस्फोट हो रहा था, वो ठीक वही समय था जब पूरी दुनिया पर डायनासोरों का राज था। अरे हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प कौन है ना? जरा कल्पना कीजिए, लाखों सालों तक निकलने वाले उस उबलते हुए लावे और वातावरण में फैली राख और जहरीली गैसों ने उस समय की वैश्विक जलवायु पर क्या असर डाला होगा। अक्सर डायनासोरों के विलुप्त होने का कारण एक क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड को माना जाता है, लेकिन क्या भारत में हो रही इस विनाशकारी ज्वालामुखी घटना ने भी उस महाविनाश में कोई बड़ी भूमिका निभाई होगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा रहस्य है। और ये रहस्य इन बेसाल्ट चट्टानों की सबसे निचली और अंधेरी परतों में शायद आज भी दफन है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति और इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे और दिलचस्प पहलुओं को जानने के लिए निरंतर सीखने की ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।